हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लहर कविता संग्रह जो है जयशंकर प्रसाद की, जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। इसमें 1930 से लेकर के 1935 तक की जो कविताएं हैं उनका संग्रह इसमें किया गया है। जिस प्रकार ब्रज भाषा में सूरदास की रचनाएं गीतात्मक सृष्टि होते हुए भी अपनी श्रेष्ठता के कारण सभी को अचंभित कर देती है, उसी प्रकार जो प्रसाद की रचना है झरना, लहर और प्रसाद के जो नाटकों के गीत हैं उनको पढ़ करके ऐसा नहीं लगता कि ये खड़ी बोली हिंदी की पहली गीत रचनाएं हैं। इस संग्रह की जो कविताएं हैं उसमें कवि का जो मन है और उसकी जो मानसिक संवेदना है उसका गहराई से प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करती है। और इसी तरह जो कामायनी है उसका भी कुछ पुट हमें उसमें दिखाई पड़ता है। लहर में कवि एक चिंतनशील कलाकार के रूप में हमें दिखाई देता है, जिसने अतीत की जो घटनाएं हैं उनसे प्रेरणा लेकर के इसकी रचना की है। तो जो प्रसाद के जो गीत हैं उनकी ये विशेषता है कि उसमें केवल भावनाएं ही नहीं हैं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन को उन्होंने उसमें अभिव्यक्त किया है। जो लहर संग्रह जो है इनकी कविताओं का, उसमें जो भाव और शिल्प है वो किस प्रकार का है। लहर के जो गीत हैं वो करुणापूर्ण हैं और उसमें संक्षिप्तता भी है और संकेतात्मकता भी है। और लहर के जो अंत में जो ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन पर आधारित जो कविताएं हैं और प्रसाद के जीवन की जो दार्शनिकता है, देश प्रेम है और समकालीन जो परिस्थितियां हैं उनको उन्होंने अपनी कविताओं में वर्णित किया है। लहर में कौन कौन सी कविताएं संकलित है? वैसे तो उसमें 33 कविताएं संकलित है, पर उसमें से मुख्य है ये जो हमारे पाठ्यक्रम में है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक, ये हमारे पाठ्यक्रम में है। और ये सामान्य ज्ञान के लिए एक ये प्रलय की छाया, काली आंखों का अंधकार, पेशोला की प्रतिध्वनि। पेशोला की प्रतिध्वनि जो रचना है इसमें अतीत के गौरव की महिमा का बखान किया गया है। बीती विभावरी जागरी और शेरसिंह का शस्त्र समर्पण, ये जो रचना है शेरसिंह का शस्त्र समर्पण, ये देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रचना है। और अशोक की चिंता, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिकता पर आधारित है। जो सम्राट अशोक है उसके जो बौद्ध धर्म की जो दार्शनिकता उस पर आधारित ये कविता है। लहर की जो काव्य कृतियां हैं उसमें 4 तरह के गीत हैं। एक आत्मपरक, फिर प्रकृति परक, तीसरा है विचार परक, और विचार परक प्रगीत, और चौथा है व्यक्ति परक प्रेम गीत। ये 4 तरह के गीत हैं उसमें।
लहर के मूल में एक मूल रूप से जो ये लहर है वह एक जागरण गीत है, जिसमें नायिका को जगाने के लिए अभिव्यक्त किया गया है। जैसे इसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते, इन आँखों की छाया भर थे, सुरधनु रंजित नवजल धर से भरे, क्षितिज व्यापी अंबर से प्राण पपीहे केसवर वाली बरस रही थी जब हरियाली, रस जलकन मालती मुकुल से जो मदमाते गंध विधुर थे। और एक ये उठ उठ री लघु लोल लहर, करुणा की नव अंगड़ाई सी, मलया नील की परछाई सी, इस सूखे तट पर छिटक कहर। और ये जो अशोक की चिंता ये है, इसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाती हूँ। जलता है ये जीवन पतंग, जीवन कितना अति लघु क्षण, ये शलभ पुंज से कण कण, तृष्णा व अनलक शिला बन, दिखलाती रतिम यौवन, जलने की क्यों न उठे उमंग। फिर हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद की जो एक अन्य कविता है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। छायावाद के जो स्तंभ हैं उसमें प्रसाद जी का विशेष स्थान है और बहुमुखी प्रतिभा के धनी इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध सभी विधाओं को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो प्रसाद जी का जो इनकी जो भावना है, विचार है और जो शैली है, ऐसा कुछ कम ही कवियों में देखने को मिलती है। व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही दृष्टियों से प्रसाद और उनका जो काव्य है वह अद्वितीय है। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी जिन शीर्षकों में जिनका नाम आता है उसमें जयशंकर प्रसाद का सर्वोपरि नाम आता है। वे मानवीय प्रेम और जो जीवन मूल्य है या भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे और जीवन मूल्यों की रक्षा करना चाहते थे और उन्हें बाहरी आडंबरों और पाखंडों से बहुत घृणा होती थी। तो समाज की जो विषमताएं हैं उनको दूर करके वे समाज में एक सद्भावना की स्थापना करना चाहते थे, जो नारी का उत्कर्ष, राष्ट्र प्रेम, करुणा, उनका पक्ष था। तो जो वास्तविकता की जो खोज है उसके उपासक थे जयशंकर प्रसाद। और उनका आविर्भाव ऐसे समय हुआ जब राष्ट्रीय आंदोलन देश में व्याप्त था। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना जो है उनकी जो लहर कविता संग्रह है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। वे आर्य संस्कृति के और सांस्कृतिक जागरण के अधिष्ठाता के रूप में कहे जा सकते हैं और इसी से उन्होंने अपने नाटकों को सशक्त बनाया था। तो इतिहास की कल्पना और जो प्रेम सौंदर्य है और जो प्रकृति चित्रण है उसके मधुर बिंब चित्र उन्होंने अपने नाटकों में प्रस्तुत किए हैं। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो इसमें भारत में जो सूर्योदय होता है उसका दृश्य जो है उसका बड़ा ही रमणीय इन्होंने वर्णन किया है कि प्रातःकाल सूर्य जब आकाश में उदय होता है तो चारों तरफ अरुणिम अर्थात लालिमा युक्त प्रकाश फैल जाता है। लालिमा युक्त प्रकाश। साथ ही इस ओर भी संकेत किया गया है इस कविता में कि इतना समृद्धशाली देश होने के बावजूद भी भारतीयों के मन में दया, प्रेम, करुणा के भाव
विद्यमान है कि भारतवासियों के मन में जो विश्व बंधुत्व और जो प्रेम है और अपनेपन की जो भावना है, उनकी संस्कृति को मधुमय बनाती है। और उनकी प्रेम युक्त बंधुत्व की जो भावना है वह सबके जीवन में मिठास घोलती है। तो इसलिए यहाँ भारत को मधुमय देश कहकर के संबोधित किया गया है। और अपने इन्हीं गुणों के कारण यहाँ भारत में आने वाले अनजान व्यक्ति भी अपने आप को कभी पराया महसूस नहीं करते हैं और भारत की जो शरणागत वत्सलता है उसकी ओर संकेत इन्होंने प्रसाद जी ने इस कविता में किया है। तो भारत चिरकाल से बाहर से आए हुए लोगों का आश्रय स्थल रहा है और अनेक विदेशी शरणार्थियों ने भारत में आकर के शरण ग्रहण की है और भारत में उन्हें अपने हृदय से भारतीयों ने उन्हें अपनाया भी है। या यूं कहें कि भारतवासियों की ये विशेषता रही है कि उन्होंने अनजान विदेशियों को भी अपना बंधु समझ करके उन्हें गले लगाया है। जिन्हें पूरी दुनिया ने ठुकराया हो उनको भारत के लोगों ने या भारत की जो संस्कृति है उन्होंने गले लगाया है। क्यों? क्योंकि भारत के जो लोग हैं वह स्वाभाविक रूप से अति संवेदनशील होते हैं और भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, जो दूसरों के दुखों को देख करके उनके अंदर भी करुणा के भाव जागृत होते हैं और वह उनका मन द्रवित हो जाता है और वह उन्हें अनजान लोगों को भी सहारा दे देते हैं। फिर ये जो पंक्तियां हैं सरल ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो प्रातःकाल सूर्य आकाश में उदित होने पर ऐसा लगता है मानो चारों ओर जागरण के गीत गुंजित हो उठे हैं। समस्त जो प्रकृति है उसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां जाग उठते हैं। सूर्य की किरणें पेड़ की जो डाली है उस पर नृत्य करती हुई और कमल की पंखुड़ियों पर अपनी आभा बिखेरती हुई नजर आती है। अर्थात पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो पेड़ के पत्तों पर स्वर्णिम आभा तो फैल जाती है और साथ ही साथ जब हवा चलने लगती है तो पत्तों में भी हलचल होती है। तो ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें वृक्ष की सबसे ऊंची शिखा पर नृत्य कर रही हो। तो कवि ने यहाँ बड़े ही मनोरम ढंग से, मनोहारी ढंग से प्रकृति का चित्रण किया है। और इतना ही नहीं, सूरज तालाब में खिले हुए कमल की पंखुड़ियों पर अपनी आभा बिखेरकर उसके सौंदर्य को भी कई गुना बढ़ा देते हैं। तो भारत की जो भूमि है वो कैसी है? शस्य श्यामला, चारों ओर छाई हुई हरियाली उसकी समृद्धि और संपन्नता का परिचय देती है। तो सुबह का जो सूर्य होता है मानो वो भारत के लोगों के जीवन रूपी जो हरियाली है उस पर अपना सारा मंगल कुमकुम छिटका दिया हो उसने। या ऐसे भी कह सकते कि भारत धन्य धान्य से संपन्न देश है और यहाँ चारों ओर लहराते हुए खेत खलियान है। यहाँ की जो हरियाली है उसकी संपन्नता को, भारत की जो भूमि है उसकी संपन्नता को प्रकट करती है। जब सूर्य की लालिमा लिए हुए किरणें इन पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो सूरज ने अपना सारा जो मांगलिक कुमकुम है वह भारतीयों पर बिखेर दिया हो, या भारतवासियों के जो समृद्धशाली जीवन जो है उसको और भी खुशहाल बना दिया गया। तो वास्तविकता यह है कि जो भारत की भूमि के जो लोग हैं वो बहुत परिश्रमी हैं, जो बंजर धरती को भी अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से हरा भरा बनाने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर जीवन रूपी हरियाली पर मांगलिक कुमकुम छिटकने का अत्यंत मनोहर रूप से चित्रण किया गया है। फिर हम देखते हैं कि जो भारत की संस्कृति है उसमें मांगलिकता का भाव है। कैसे कि लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय
समीर, समीर कहते हैं हवा को, मलय जो मलयानील जो पर्वत है वहाँ से शीतल जो हवाएं वह करके आती है। उड़ते खग, खग कहते हैं पक्षियों को, जिस और मुँह किए। समझ नीड, नीड कहते हैं घोंसले को, निज यानी अपना प्यारा, समझ नीड निज प्यारा। तो आकाश में विचरते हुए इंद्रधनुषी पंखों वाले जो पंछी हैं, सुरधनु सुनहरे पंखों वाले, और मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित हवा, सुगंधित हवाएं कैसे आती है, क्योंकि जो मलयानील पर्वत है, मलय पर्वत जो है वहाँ पर चंदन के वृक्ष अधिक मात्रा में हैं, तो वहाँ से जो हवाएं आती है वो शीतल और सुगंधित होती है। तो आकाश में विचरते हुए इंद्रधनुषी पंखों वाले पंछी मलय पर्वत से आने वाले शीतल सुगंधित पवन का आश्रय लेकर के जिस दिशा की ओर, कौन सी दिशा, भारत की ओर, भारत की ओर मुंह किए उड़ते दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो वे अपने प्यारे घोंसलों की ओर जाने को उत्सुक हैं। तो यहाँ पर हम पक्षियों को विदेशियों का प्रतीक भी कह सकते हैं, और वह जिस ओर से मुंह करके अर्थात एक विश्वास के साथ भारत की ओर देख रहे हैं और उड़ते हुए चले आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि मानो उसके हृदय में ये भरोसा है, उसे ये विश्वास है कि भारत में जाकर के मुझे आश्रय मिल जाएगा और भारत ही उनका प्यारा घर है। तो इस पूर्ण विश्वास के साथ वे भारत की तरफ चल पड़े होते हैं। तो ये जो देश है उन्हें निज प्यारा प्रतीत होता है, यानी अपना प्यारा घर प्रतीत होता है। वह अपना प्यारा घर समझ करके जो विदेशी हैं वो भारत की ओर प्रस्थान करते हैं। उसी प्रकार जो बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। तो जिस प्रकार वर्षा ऋतु में बारिश होने पर जो धरती की जो गर्मी होती है या जो प्रकृति है, जीव जंतुओं की प्यास बुझाती है, और उसी प्रकार भारतवासियों के हृदय में भी करुणा के भाव जागते हैं, जो किसी भी प्राणी को कष्ट में देख करके, दुख में देख करके उनके दुखों को भी आत्मसात करते हैं और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारत के जो लोग हैं, दुखी लोगों को सांत्वना देते हैं और सहारा देते हैं। उनकी ये जो संवेदनात्मक और परोपकार की जो भावना है, उनके मन में जो दया और करुणा के भाव हैं, तो वह उनके हृदय में जो आंसू रूपी जो जल है, उनकी आंखों में बरसाती बादलों के जैसा आंसुओं के रूप में हम सदैव छाया रहता है वह। तो ऐसा लगता है कि मानो जो समुद्र है वो भारत की सीमाओं को स्पर्श करके शांति का उसे आभास होता है। तो इसमें, इस कविता में कवि की जो कल्पना कुशलता है उसका अद्भुत चित्रण यहाँ किया गया है। जैसे इसकी और पंक्तियां हम देखते हैं, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। तो उषा रूपी जो नायिका है, सूर्य रूपी जो हेम कुंभ है, हेम यानी सोना, कुंभ यानी घड़ा, तो हेम कुंभ को लेकर के प्रातःकाल भारतीयों पर जो सुख है वो लुढ़काती हुई दिखाई देती है। तो प्रकृति, जीव जंतु और मानव जो है सभी प्रसन्न दिखाई देते हैं। तो उनको प्रसन्न देख करके ऐसा लगता है कि जो उषा रूपी जो नायिका है उसने सभी भारतीयों को सुख के घड़े भारतीयों पर उड़ेल दिए हैं, सुख प्रदान किया है उनको। तो इतना ही नहीं, जैसे जैसे सूर्य आसमान में चढ़ता है वैसे वैसे आकाश में तारे भी टिमटिमाने लगते हैं। तो इसका जो दृश्य है उसका मनोहारी रूप कवि ने यहाँ वर्णन किया है कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि जो तारे हैं रात भर जागे हुए हैं और जागने के कारण अब छुपने के जब वो छुपने वाले होते हैं तो धुंधले होकर के फिर वो छुप जाते हैं। तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि वे नींद से ऊँघ रहे हैं। और यहाँ उषा का मानवीकरण किया गया है।
उषा को नायिका बनाया गया है तो उसका मानवीकरण किया गया है। सूर्य को सोने का घड़ा कहकर के उसका सुंदर रूपक कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो गीत है उसमें प्रसाद जी की जो भारत की महानता का गुणगान उन्होंने किया है और वे संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार दूर देश से आए हुए विदेशी भारत का सम्मान करते हैं और भारत उनकी दृष्टि में कितना गौरवशाली है। तो हमें भी अपने देश पर गर्व होना चाहिए। तो ये से साहित्यों की रचना करके इन साहित्यों के माध्यम से कवि सामान्य जनता तक आत्म गौरव का भाव उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। भारत वास्तव में मानवता की भूमि है और इसलिए प्रसाद जी ने फिर यही कहा है कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।